नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चंस की जो एसएससी सीएचएसएल 2019 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम कह सकते हैं ये नंबर सिस्टम का बूस्टर होगा, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम के जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं सारे टाइप के कवर करें। 10-11 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही लगेगा। कहा गया था कि बाइनरी को डेसिमल में बदलिए। हालांकि पहले एसएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब आपको पता होगा कट थ्रोट कंपटीशन है और जो लोग एक बार एग्जाम दे ले रहे हैं, सीजीएल निकल गया फिर भी सीएचएसएल देते रहते हैं, तो इन निकम्मों की वजह से कट ऑफ और ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग 17 मतलब सीजीएल 17 से सिलेक्टेड हैं वो 18 न दें, और जो सीजीएल एक बार निकाल लें ना भाई, तो यार सीएचएसएल ना दिया करो, ठीक है, कम से कम थोड़ी सी। और मैंने कभी नहीं दिया सीएचएसएल, क्यों पता है यार, देखो मुझे अपने आप पे विश्वास था, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सीजीएल निकालने पे विश्वास होगा और वो फिर भी सीएचएसएल दे देते। तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लोग 12th पास हैं या 12th पास करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको एक जॉब की सख्त ज़रूरत है, उनके लिए कट ऑफ प्लीज़ ना बढ़ाइए। और आप सभी भी एक बार जॉब लेने के बाद वो पद, जैसे अब सीएचएसएल निकल गया, अगली बार फिर भर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। सीजीएल भरो, सीजीएल हो जाए, यूपीएससी भरो, स्टेट करो, कुछ भी करो यार, वही चीज़ें बार बार ना किया करो, ठीक है। इससे यार आपके छोटे भाई किसी एक मतलब परिवार का घर चल सकता है। एक नौकरी आपको पता होगा कितना कठिन हो गया। तो ज़्यादा दार्शनिक ना बनते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको जो करना होगा वो करेंगे ही, बस मेरी आपसे एक छोटी सी विनती थी। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अच्छा, एक चीज़ और बता देना चाहे तो आप लोग जो इंस्टाग्राम पे मुझसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। इस पीडीएफ में भी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। आपके कोई पर्सनल डाउट हुआ करे तो वहाँ डाल दिया करो, जब भी ऑनलाइन आऊँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। दूसरी चीज़, अब आपके एग्जाम में 1-2 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग कृपया करके फर्जी जगह समय ना मुँह ना मारें। ये 10 क्वेश्चन मैं खूब तेज़ी से करवाए दे रहा हूँ, आप लोग बस एक बार रिवाइज कर लें, बाकी कुछ नई चीज़ें ना सीखें। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया कन्वर्ट बाइनरी 10110 टू डेसिमल। ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदला जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको बाइनरी में जो दिया गया, बाइनरी मतलब होता है बाइनरी संख्याएं 1 और 0 के फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा 10110, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको सीधे सीधे क्या काम करना है, जैसे 1 यहाँ पे 2 है, मतलब सॉरी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो 2 के पावर में कौन से स्थान पे 0 है, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर 2 के पावर 1 लगाएंगे, 2 के पावर 2 लगाएंगे, 2 के पावर 3 लगाएंगे और 2 के पावर 4, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब मान लो एक संख्या और होती है, 2 के पावर 5 उसके नीचे लिख देते। किस साइड से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 2 के पावर 0 के मतलब अब इसका गुणा कर देना है, ऐसे इसका गुणा कर देना है, ऐसे इसका गुणा कर देना है, ऐसे इसका और ऐसे इसका गुणा कर देना है। 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ऐसे 2 के पावर 1 2 हो गया, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। ऐसे 2 के पावर 2 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। और ऐसे 2 के पावर 3 8 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। अब आप अगर पूछें कि इन संख्याओं का करना क्या है, तो सबके बीच में प्लस लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। तो 16 4 20 2 22, यानी 22 हो जाएगी इसकी डेसिमल संख्या। समझ आ गया। अच्छा, ऐसा भी आ सकता है ना कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना है बेसिकली, फिर से अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा बैक जाइएगा, समझ आ जाएगा। मान लो 22 को मैं कहूँ सर डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, ठीक है। तो आप 22 लिखिएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना बचेगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे भागफल आ जाएगा 5, शेषफल यानी रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे भागफल आ जाएगा 2, शेषफल आ जाएगा 1। फिर 2 से काटेंगे तो भागफल 1 आ जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। और फिर 2 से इसको काटेंगे तो भागफल 0 आएगा और शेषफल 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब आपने क्या करा, इधर लिखते हैं रिमाइंडर, इधर लिखते हैं क्या लिखते हैं, इधर रिमाइंडर लिखते हैं, इधर क्वोशिएंट लिखते हैं, यानी इधर भागफल लिखते हैं, इधर रिमाइंडर। और जो आपका आया है इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, यानी 10110। ये आपका हो जाएगा क्या, बाइनरी संख्या हो जाएगी, किसकी, 22 की। यानी डेसिमल से अगर आपको बाइनरी में जाना है तो मैंने बता दिया, और अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में आना है तो क्या करना है, बस आपको लिखना है 10110। फिर आपको राइट हैंड साइड से 2 के पावर पहली संख्या 2 के पावर 0, दूसरी संख्या 2 के पावर 1, तीसरी संख्या 2 के पावर 2, चौथी संख्या 2 के पावर 3 और चौथी संख्या 2 के पावर 4, और इससे गुणा कर देना है सब में। जैसे 0 है तो 0 में गुणा, 1 है 1 में गुणा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं।
आपने देखा होगा कि इस वेरी CGL हो चाहे CHSL हो, दोनों में APGP HP यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल एंड हार्मोनिक तीनों के यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी तीनों के क्वेश्चंस बड़े दबा के पूछे गए। तो CHSL में भी पूछे जा सकते हैं। आपको दिया गया कि 3 संख्याएं हैं जो AP में है। अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी या AP में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं तो जो बीच वाली संख्या होती है वो इन दोनों का माध्य होती है। यानी ABC, अगर इफ़ ABC आर इन AP देन B कैन से 2B इज इक्वल टू A+C। सीधे से बात जानिए, बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको रिवाइज करना है। 2B यानी कि 2 × 4x + 5P यानी कि 8x + 2P इज इक्वल टू हो गया A+C यानी कि 2x + 6x 8x और -12 - 4 यानी -16। 8x कट गया, 2P इज इक्वल टू -16 यानी P की वैल्यू कितनी हो गई -8। बात खत्म हो गई, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाने की मेन वजह क्या है? आपको AP का एक क्वेश्चन करवा दिया था, छोड़ सकता था, लेकिन मैंने क्यों इंक्लूड करा? क्योंकि इसमें nth टर्म पूछा गया। आप ध्यान रखिएगा, आपके में GP नहीं आता, HP भी नहीं पूछा जाता। AP चूँकि बहुत सिंपल है इस वजह से पूछ लिया जाता है। कहा गया कि किसी समांतर श्रेणी में जो 17वां पद है, तीसरा पद है वो 17 है और 17वां पद -25 है। तो आपसे कहा गया कि -1 कौन सा पद होगा? आप ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट टर्म को हम A माने, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर हम D लें तो nth टर्म यानी टर्म ऑफ nth नंबर यानी nth टर्म क्या होता है? A + n-1 × D, n-1 × D, A + n-1 × D। आपको दिया गया है कि तीसरा टर्म 17 है यानी कि n बराबर 3 रखिए, यानी आप कह सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 17। और दिया गया है कि 17वां टर्म -25 है यानी A + 16D इज इक्वल टू -25। तो आपसे कहा गया कि -1 कौन सा टर्म होगा? हम मान लेते हैं कि सर nवां टर्म -1 है, यानी आपसे कह देते हैं हम कि A + n-1 × D इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब अगर आपको A और D की वैल्यू पता चल जाए तो n की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 16D - 2D, इट मीन्स 14D इज इक्वल टू -25 - 17 यानी -42, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई? -3। D की वैल्यू -3। अब D की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दे तो हमें मिल जाएगा A - 6 इज इक्वल टू 17 यानी A इज इक्वल टू कितना आ गया? 23। A इज इक्वल टू कितना आ गया? 23। A की वैल्यू आ गई 23, D की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका हो गया 23 + n-1 × D यानी -3n + 3 इज इक्वल टू कितना दिया गया? -1। यह हम सॉल्व करेंगे तो 3n इज इक्वल टू आ जाएगा 23 3 26 और 1 जुड़ जाएगा यानी 27, यानी n बराबर हो गया 9। यानी कौन से नंबर का पद -1 है? तो आप कहेंगे 9वें नंबर का पद -1 है। तो आप ध्यान रखिएगा कि AP में जो nth टर्म होता है वो कितना होता है? A + n-1 × D, जहाँ पे A होता है फर्स्ट टर्म एंड n होता है मतलब नंबर ऑफ टर्म जो आपको निकालना है, और D होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या हम जो भी मान लें। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि nth टर्म क्या होता है? A + n-1 × D। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट था AP का। ठीक है, ये प्रश्न देख लीजिएगा, कहा गया सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11, यानी कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 11 है। कहा गया अगर हम 45 उसमें ऐड कर देते हैं संख्या में तो हमारी जो संख्या फॉर्म्ड है वो उसके इंटरचेंज मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे बनी संख्या के बराबर है। तो आपसे कहा गया संख्या क्या होगी? आपको पता है अगर 2 अंकों की संख्या x और y है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10x + y, 10x + y। ठीक है, कहा गया कि इसके अंकों का योग 11 है, यानी x + y आपको दिया गया 11 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये भी दिया गया कि इसके अंक अगर इसमें हम 45 ऐड कर दें तो हमारी जो संख्या, यानी अगर हम इसमें 45 ऐड कर दें, 45 ऐड करेंगे 10x + y + 45 बनेगा। तो कहा गया वो संख्या जो है अंकों को पलटने के बाद जो संख्या मिलती है उसके बराबर है, यानी yx के बराबर है। yx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10y + x, यानी आपको दिया गया है 10x + y + 45 इज इक्वल टू 10y + x, या आप कह सकते हैं 9x, या ऐसे करिए मतलब वेरिएबल टर्म को राइट हैंड साइड में ले आइए तो आपका हो जाएगा 9y - 9x इज इक्वल टू 45, यानी आपका y - x इज इक्वल टू 5 हो गया। आपको पता है y + x 11, y - x इज इक्वल टू 5, सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया था कि संख्या क्या है, तो आप कहेंगे x y आपकी संख्या थी, तो आपकी संख्या कितनी हो गई? 38। आपकी संख्या कितनी हो गई? 38। अब यहाँ पे सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा कि आप
एक्स वाई मतलब वाई की वैल्यू 8 दिखी, एक्स की वैल्यू 3, तो आपने 83 लिख दिया। बिल्कुल नहीं, कि आपसे पूछा गया इनिशियल नंबर यानी एक्स वाई पूछी गई है, यानी कि आपका हो जाएगा 38। समझ आ गया। कहा गया कि 150 से लेकर 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन दिखने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि 150 के जस्ट बाद वाली कौन सी संख्या 154 निकालेंगे, फिर 300 के बाद कहते हैं कि कौन सी संख्या है जो किससे कट रही है, 7 से कट रही है, वो कहते हैं 296 ले लेते हैं या 294 ले लेते हैं, और कहते हैं कि इनके बीच में जितनी संख्याएं होंगी वो 7 से कट रही होंगी। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, 150 और 300 का डिफरेंस लेना है। कितना आ जाएगा, 150। अब देखिए 150 में आपको पता है 7 के इंटरवल पे 7 से डिविजिबल संख्याएं आएंगी, तो देखिए कितने 7 के इंटरवल बनेंगे, यानी 7 के कितने इंटरवल बनेंगे। 150 संख्याओं में देखिए कि 7 के गैप पे कितनी संख्याएं आ सकती हैं। तो आप कहेंगे 150/7 कर दो। इंटीजर में कितनी वैल्यू आएगी, 7 से अगर 150 में डिवाइड करेंगे तो आपका 22 भागफल आ जाएगा, और 3 से हमें मतलब नहीं, यानी 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 150 से 300 के बीच में हैं और वो 7 से विभाज्य। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 150 से मान लो 500 होता, तो 150 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। आप 150 और 500 का अंतर लेते हैं यानी 350, उसको 7 से डिवाइड करते हैं, यानी कितनी संख्याएं आ जाती हैं, 50। ठीक है, तो ऐसे करना है। ये प्रश्न देखिए, कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 81 + 82 + 83 + ... 130। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। आप स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ भी ना कर जाना। वैसे 80 सब लोग कहेंगे हर टर्म से निकाल लो, तो 50 बार 80 आएगा, यानी कि आपका हो गया 4000 और प्लस 1 से लेकर 30 तक, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको सीधे सीधे एक काम करना है कि 81 से लेके 82 83 में, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आपका है वो क्या है, 1 का है, यानी कि क्रमागत संख्या। आप ध्यान दीजिएगा कि ये समांतर श्रेणी में भी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, और वो बराबर है सब में। चाहे 81 82 का ले लो, 82 83 83 84, तो कॉन्जिक्यूटिव आपको पता होगा कि अगर हम n नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लें तो वो AP में ही होंगी। ठीक है, चाहे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लें, चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लें, तो वो हमेशा AP में होंगे, यानी समांतर श्रेणी में होंगे। अब 81 से लेकर 130 तक का सम निकालना है। आपको पता है कितने टर्म्स है, 50। तो मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है n/2 इंटू A + L, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म, L लास्ट टर्म और n पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या कितनी है, 50। 50/2 यानी 25। A + L यानी 81 + 130, यानी कि कितना हो गया, 211। ठीक है, यानी आपका कितना हो गया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया कितने टर्म्स हैं, 50। 50/2 यानी 25 हो गया, और A + L यानी कि आपका 211 हो गया। ठीक है, तो 25 से गुणा करेंगे, 25 × 25, 25 × 25 और 2 27, 25 दूना 50 और 27 का 2 यानी 52। 5275 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5275 कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना हो गया, 5275। समझ आ गया। यानी अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, पदों की संख्या पता हो, तो आप AP में आराम से सम ऑफ ऑल टर्म्स निकाल सकते हैं। वो होता क्या है, सम ऑफ ऑल n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया x एंड y आर 2 डिजिट्स नंबर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा समय नहीं वहाँ पे लगाएंगे। आपको दिखा कि 347 xy ऐसी संख्या है जो किससे कट रही है, 80 से कट रही है। 80 से कट रही है तो ये 8 से कटेगी, 10 से कटेगी। आपको पता है कि 10 से अगर कट रही है तो इसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, यानी y की वैल्यू हो गई 0। अब देखिएगा आपका हो गया संख्या क्या बन के आ गई, 347x0, ये संख्या हो गई। अब हम चेक करते हैं कि सर अगर 10 से डिविजिबल है, इसको 80 से डिविजिबल होना है, तो ये 8 से भी कट जाए। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अब यानी कि 7x0 एक ऐसी संख्या है जो 8 से कट रही है। आप कहेंगे x = 1 रखेंगे, नहीं कटेगी, x = 2 रखिए तो आपकी कट जाएगी। और x = 2 रखने के बाद कोई ऐसी x की 0 से 9 तक की वैल्यू नहीं रख सकते जिससे ये 7x0 जो संख्या बने वो 8 से कट जाए। x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू ऑलरेडी 2 है। आपसे कहा गया था x + y, तो आपका आंसर हो गया 2। बात खत्म। अच्छा, आपके एग्जाम में एक टाइप का प्रश्न और पूछा जाता है, की डिप्रेशन वाले। कहा गया हाउ मेनी टाइम्स द कीज ऑफ अ टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 to 1346, यानी कि कितनी बार उसे टैप करना पड़ेगा, बटन की मतलब कीपैड कितनी बार टच करना पड़ेगा, कीबोर्ड कितनी बार टच करना पड़ेगा अगर उसे 121 से लेके 1346 तक की संख्याएं लिखनी है। आपको पता होगा कि 121 से लेके अगर मैं 999 तक की बात करूं तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी आपकी। 121 से लेके 999 तक की बात करूं तो 879 संख्याएं आ जाएंगी। 879 संख्याएं आ जाएंगी। अरे आप घटाइएगा तो 9 में से 1 घटेगा 8,
9 में से 2 घटेगा 7 और 9 में से 1 घटेगा 8 और एक संख्या और ऐड होगी क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड हैं, तो 879 संख्याएं हो जाएंगी जो 3 डिजिट होंगी, यानी 879 संख्या 3 डिजिट हो गई। और आपको पता है कि 121 से लेके 1000 से लेके और 1346 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? आप कहेंगे सर 347 संख्याएं होंगी जो 4 डिजिट की होंगी, ठीक है, 347 संख्याएं होंगी जो 4 डिजिट की होंगी। अब आप कहेंगे कि इन 879 संख्याओं को लिखने के लिए 3 बार दबाया गया, यानी टोटल कितना दबाया? 3 9 27, 3 7 21, 2 23, 3 8 24, 2 26, 3 9 27, 3 7 21, 2 23, 3 8 24, 2 26। और ऐसे 1000 से लेकर 1346 तक की संख्या लिखने के लिए 4 बार प्रेस करेगा, यानी 4 7 28, 4 चौको 16, 2 18, 4 3 12 1 13, यानी इतनी बार टोटल दबाई। तो कुल संख्याओं की मतलब कितनी बार दबाएगा? तो 2637 प्लस 1388 यानी 4025, 4025। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्वेश्चन बड़ा लड्डू टाइप का होगा। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 टू 650 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई बोथ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोथ 5 और 7 दोनों से कटनी चाहिए। अब अगर हमें 300 से लेकर 650 तक की संख्या निकालनी है कि जो 5 से भी कटें 7 से भी कटें, तो आप कहेंगे कि आप सीधे सीधे क्या काम करिए कि 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, यानी वो किससे कटनी चाहिए? 5 और 7 के एलसीएम से, यानी 35 से कटनी चाहिए। तो 300 से लेके 650 तक ऐसी कितनी संख्या है? वही पहला क्वेश्चन बन गया, याद करिए पहला दूसरा क्वेश्चन था कि 150 से लेके 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से कटेंगी। तो आप कहते थे कि 300 और 650 का डिफरेंस, मतलब 150 और 300 का डिफरेंस ले लीजिए, तो आप कहते थे 150 है, 7 से डिवाइड करते थे, जो आपका क्वेश्चन आता था वही आंसर हो जाता था। तो ऐसे 300 650 का डिफरेंस 350 को 35 से डिवाइड करेंगे, कितनी संख्या आएंगी? 10 संख्या, यानी देयर आर 10 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई बोथ 5 and 7 एज वेल, ठीक है, 10 संख्याएँ टोटल है। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये भी अच्छा प्रश्न है, इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा x बाई वाई टू द पावर a-4 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स टू द पावर 2a-5, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए इधर x बाई वाई लिखा है, इधर y बाई एक्स, आप क्या काम करिए x बाई वाई लिखिए हूबहू के पावर a-4। और अगर मैं कहूँ कि सर 5 को मैं निगेटिव पावर में 1/5 की पावर -1 लिख ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार y बाई एक्स को मैं इसकी पावर निगेटिव चढ़ा के लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे देखिए मैं 1/5 को ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 को ऊपर ले आऊँ और पावर निगेटिव कर दूँ। तो इसी प्रकार y बाई एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बाई वाई कर दूँ और पावर निगेटिव कर दूँ, तो पावर में निगेटिव 2a-5 के आगे माइनस, यानी कि 5 - 2a हो जाए। ठीक है, आपको पता है ये मतलब आपको एक चीज़ रूल पता होगा कि a पावर b इज इक्वल टू a पावर c हो तो b बराबर c हो जाता है। इसी प्रकार x बाई वाई पावर a-4 इज इक्वल टू x बाई वाई पावर 5 - 2a, यानी घातें बराबर हो जाएंगी, यानी a-4 इज इक्वल टू 5 - 2a, यानी कि 3a इज इक्वल टू 9, यानी a इज इक्वल टू हो गया 3, a इज इक्वल टू हो गया 3। अब अगर a इज इक्वल टू 3 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा। a बराबर 3 अगर हो गया तो वैल्यू पुट करेंगे तो यह आपका हो जाएगा x बाई वाई के पावर 3 - 4, यानी कि -1 इज इक्वल टू y बाई एक्स के पावर 1। अरे x बाई वाई के पावर -1 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स के पावर 1, यानी आप कह सकते हैं कि x बाई वाई, अरे x बाई वाई के पावर -1 कितना हो जाएगा? y बाई एक्स बराबर y बाई एक्स। अब आप कहें कि x और y में कोई रिलेशन निकाला जा सकता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि x y बराबर एक्स वाई आपका आ रहा है। यहाँ से आप कैसे कह सकते हैं कि एक्स वाई के बराबर होगा? एक्स वाई मैं तो कह सकता हूँ कि एक्स वाई के बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक्स 5 ले लीजिए, वाई 1, तो ये 5 × 1 बराबर 5 × 1, ये भी हो सकता है। छोटा भी हो सकता है, आप y को 5 ले लीजिए, x को 1 ले लीजिए, यानी यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली। अगर यहाँ पे आ जाता है x बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो आप कहते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, यानी x बराबर y हो जाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसा आ गया कि कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई बराबर एक्स वाई आ जाएगा, यानी आपका ऐसा नहीं हो सकता कि x और y कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल, मतलब ऐसा कह पाएँ हम कि ये एक्स वाई से बड़ा होगा। सारे केस सेटिस्फाई होंगे, आप बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, बराबर ले लीजिए, यानी हम ऐसे केस में क्या कहते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी कि निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं और वो लास्ट प्रश्न होगा। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा कॉमन सा है। कहा ये फ्रैक्शन बिकम्स 6/5 व्हेन 5 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर एंड बिकम्स 1/2 इफ 4 इज एडेड टू इट्स डिनो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। कहा गया कि अगर किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाता है तो वो 6/5 हो जाती है। ठीक है, और कहा गया कि अगर एक मतलब हर में 4 जोड़ा जाता है तो वो 1/2 हो जाती है। तो कहा गया वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन की। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करा जाता है,
ऑप्शन से कर लिया करो, ठीक है। अच्छा मान लो पहले क्वेश्चन में अगर मैं क्या करूँ 5 ऐड कर दूँ अंश में, तो ये कितना हो जाएगा 13/9, 13/9 6/5 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, यानी ये खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा, 7 में अगर 5 ऐड करूँ तो 12/10 मिलेगा, 12/10 मतलब 6/5, यानी पहला केस तो होल्ड हो रहा है। अब इसके हर में कहा गया 4 जोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा 7/10 4 14, 7/14 कितना आ गया 1/2, यानी ये भी केस होल्ड हो रहा है, यानी आपका आंसर हो गया 7/10। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ना करने जाओ कि आप मान लो a/b यानी a + 5/b = 6/5 और आप फिर कर रहे हो a/b + 4 = 1/2, तो ऐसे 2 इक्वेशन बन जाएंगे और टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको अप्रोच नहीं आती, बट एग्जाम हॉल में आपकी क्लिक करनी चाहिए वो अप्रोच, राइट अप्रोच, करेक्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये था आपके लिए नंबर सिस्टम बूस्टर। मैं 1-2 दिन में कोशिश करूंगा। आपको पता है कि एनालिसिस तो आएगी ही आएगी सारे शिफ्ट की, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों को लगता है कि करंट अफेयर कब से कब तक करें, तो एक बार अगर आपके पास समय है तो क्या काम करिएगा कि जो आपका फेब से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर है वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तमाम सारी वीडियोज यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, किसी का देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्द मिलते हैं फिर अगली वीडियो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।